नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बीपीएजी 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। हिंदी मीडियम में इसकी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके लिए उठाए हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के पेपर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मैराथन क्लास है जो कि आपके सामने है, जिसमें हम बात करेंगे सतत विकास क्या होता है, और जितने भी क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं वो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही आते हैं, जो कि आपको समझना चाहिए कि सतत विकास होता क्या है। ये विकास का एक ऐसा तरीका होता है दोस्त, जहां पर हम डेवलपमेंट भी करते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। मतलब विकास का एक ऐसा तरीका जो पर्यावरण को मित्र मानकर चलता है, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। विकास के ऐसे तरीके को आप क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके और भी ढेर सारे नाम होते हैं हिंदी में से सतत विकास, धारणीय विकास, टिकाऊ विकास, आधुनिक विकास का तरीका, कई नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो आज हमारा यही बनता है कि सतत विकास क्या होता है। क्या आप सभी तैयार हैं इस सवाल को जानने के लिए कि सतत विकास क्या होता है? चलिए दोस्त, बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको सतत विकास की धारणा समझाने वाला हूं। देखिए, सतत विकास की यदि बात करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा विकास का मॉडल है दोस्त, जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं का भी ध्यान में रखता है दोस्तों, और आने वाली भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी क्या रखता है? पूरा होने पर, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। मतलब सतत विकास ये कहता है संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार होना चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों की पूर्ति कम ना हो। ये बिल्कुल ऐसा सा है जैसे आप कई बार रेड लाइट पर खड़े होते हैं दोस्त, तो आप क्या करते हैं? रेड लाइट पर अपनी गाड़ी को आपको बंद करने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पेट्रोल क्यों बचाना है? इसलिए नहीं कि आपको कम पड़ेगा, इसलिए कि आने वाली पीढ़ियां भी क्या कर पाए? पेट्रोल का इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, अनवीकरणीय संसाधन है। उसको बनने में हजारों साल, कई बार क्या होते हैं लाखों करोड़ों साल भी लग जाते हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए मतलब भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास को करना। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक विकास करना दोस्तों नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ लोगों को सामाजिक न्याय देना और पर्यावरण की सुरक्षा करना। सामाजिक न्याय क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है विकास तो हो रहा है लेकिन सारा लाभ केवल अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को क्या मिल रहा है? सिर्फ प्रदूषण, महामारी, गरीबी, बेरोजगारी। तो सतत विकास ये कहता है कि समाज में न्याय हो, सभी को विकास के अवसर मिले। बात समझ नहीं? अब इस सतत विकास इतना फेमस क्यों हुआ, इसके थोड़े से इतिहास को समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम तो आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है। 1987 में इसने एक आप कहेंगे बर्टलैंड रिपोर्ट पास की थी, क्योंकि इसका एक कमीशन था, इसने बनाया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED के नाम से कमीशन बनाया था दोस्तों, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसे आप बर्टलैंड कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी अध्यक्ष बर्टलैंड नाम की आप कहेंगे महिला थी, इसलिए इसे आप बर्टलैंड कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन ने, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने, बर्टलैंड कमीशन के नाम से इसे जाना जाता है। इसने 1987 में एक रिपोर्ट दी थी। 1987 में कौन सी रिपोर्ट दी थी? बर्टलैंड रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट को आप अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानते हैं। हिंदी में आप इसे क्या कह सकते हैं? हमारा साझा भविष्य। हिंदी में क्या कहते हैं? हमारा साझा भविष्य। क्या यहां तक बात समझ में आई दोस्त? इसे हिंदी में कहते हैं हमारा साझा भविष्य। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को आप कहेंगे बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरों में डाले क्या करना है? पूरा करना है। मतलब वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी भी हो रही हो और आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन कम भी ना पड़े, ऐसे विकास को सतत विकास कहा। दोबारा समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। 1987 में यूएनओ ने कमीशन बनाया। 1987 में यूएनओ ने कमीशन बनाया। कमीशन का नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसे बर्टलैंड कमीशन कहते हैं। इस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी बर्टलैंड रिपोर्ट के नाम से। उस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? अवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य उस रिपोर्ट का नाम था। इस रिपोर्ट की खास बात दोस्त ये है कि इस रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास को परिभाषित किया गया था। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? मजा आ रहा है नहीं आज बात को समझ के? बहुत बढ़िया दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सामाजिक पहलू। यदि सतत विकास के सामाजिक पहलू को समझने की कोशिश करें तो सतत विकास चाहता है समाज में समानता मिले, लोगों को समाज में न्याय मिले। समानता और न्याय क्यों? क्योंकि आप देखिए देश के अंदर विकास तो भारत भी कर रहा है, लेकिन उसका सारा लाभ सिर्फ पूंजीपति अमीर लोगों को मिल रहा है। गरीब तो और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो ये सतत विकास नहीं है, क्योंकि सतत विकास चाहता है प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी जरूरत जैसे शिक्षा,
शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, रहने के लिए घर और काम करने के लिए रोजगार प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती है दोस्तों, आप कहेंगे आवश्यकता होती है। यदि आवश्यकता पूरी हो रही है तो यही सतत विकास का सामाजिक पहलू कहलाता है। इट मीन्स ये कहता है कि समाज के सभी वर्गों को क्या मिले, समान अवसर मिले, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, संसाधनों का वितरण हो, सभी चीजों में समान अवसर यदि मिलते हैं तो यही सामाजिक न्याय है और इसे आप सतत विकास का सोशल एस्पेक्ट यानी कि सामाजिक पहलू कहते हैं। अरे बात समझ में आई यहां तक या नहीं आई? यह है सतत विकास का सामाजिक पहलू दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं आगे, सतत विकास का पर्यावरणीय पहलू क्या है दोस्त। पर्यावरण के मामले में सतत विकास कहता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी है। कौन से प्राकृतिक संसाधनों की? स्पेशली जो अनवीकरणीय है दोस्तों, जिनको तुरंत दोबारा नहीं बनाया जा सकता, स्पेशली उनकी, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं इनको, NRR, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण संकट जैसे कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, जैव विविधता लगातार क्या हो रही है, घट रही है, बायोडायवर्सिटी, इन सभी को बचाना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आप कहेंगे विकास करना है। मान लीजिए मेरी कोई फर्नीचर की फैक्ट्री है, तो मैं अगर एक पेड़ काट रहा हूं और 10 लगा रहा हूं उसके बदले, तो ये सतत विकास है, वरना ये क्या है, अंधाधुंध विकास है, औद्योगिकीकरण है। बात समझ में आई? अरे क्लियर हो रहा है? यह है सतत विकास का पर्यावरणीय पहलू, ठीक है। अब बात करते हैं सतत विकास की विशेषताओं के बारे में। सतत विकास की पहली विशेषता यह कहती है कि विकास स्थानीय स्तर तक भी क्या हो दोस्तों, पहुंचे। ऐसा नहीं है देश के कुछ ही वर्ग तक विकास क्या हो जाए, सीमित हो जाए, केवल आप कहेंगे सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर हो रहा है, लेकिन आप गांव में जाकर देखें तो आज भी ऐसा है। भारत में आज भी विकास स्थानीय स्तर तक नहीं पहुंचा। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी बिजली नहीं है, आज भी शिक्षा व्यवस्था, स्कूल, डिस्पेंसरी, कॉलेज कुछ नहीं है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या? सतत विकास का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, सतत विकास सभी की पहुंच में हो। दूसरी बात, संवेदनशीलता और समावेशन। इसका क्या मतलब है दोस्तों? यह विकास सभी समुदायों के लिए समान अवसर की बात करता है दोस्तों, यानी स्पेशली जो कमजोर वर्ग है उसके अधिकार की रक्षा की बात करता है। कौन? आपका सतत विकास। क्योंकि अमीर की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी रक्षा करने के लिए है ना, पैसा है उसके पास। गरीब को चाहिए क्या? सुरक्षा। तो सतत विकास उनकी सुरक्षा की भी बात करता है। सतत विकास चाहता है दुनिया में क्या हो, पर्यावरणीय अस्थिरता हो, जैसे प्रदूषण कम हो और ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, विश्वव्यापी ताप वृद्धि कहते हैं जिसे आप, जिसके कारण विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है, बर्फ या ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है और जिसके कारण क्या हो रहा है, लगातार बाढ़, सुनामी जैसे खतरे दुनिया की तबाही में बढ़ रहे हैं। तो इस सब को मिटाकर पर्यावरण स्थिरता लाना, समय की दृष्टि से देखें तो वर्तमान आवश्यकताओं पर ही ध्यान केंद्रित करना नहीं, मतलब ये नहीं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला सिस्टम बंद करना पड़ेगा। हमें भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि हम रूम में नहीं, हमें लाइट बंद करनी पड़ेगी, यदि हम रेड लाइट पर खड़े हैं तो हमें बाइक बंद करनी पड़ेगी, तभी हम ईंधन बचा सकते हैं दोस्त। बात समझे? और वो हमें अपने लिए नहीं बचाना है, वो दुनिया में आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है, ठीक है। अब ये जलवायु परिवर्तन बार बार मुद्दा आ रहा है, ये क्या है दोस्त, इसको समझिए। जलवायु परिवर्तन क्या है दोस्तों? पृथ्वी की जलवायु में होने वाला बदलाव है। जैसे कि बात करें तो वैश्विक तापमान लगातार क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है, मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं, समुद्र जल स्तर जो है लगातार ऊपर उठ रहा है और प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही हैं। यह है जलवायु परिवर्तन। हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। जो हमारी ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली आप कहेंगे अत्यधिक गर्मी को रिफ्लेक्ट कर देती है, उसमें छेद होने से अंटार्कटिका का बर्फ बहुत तेजी से पिघल रहा है। उसका पानी समुद्रों में मिलने से समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है और बाढ़, भूकंप जैसे खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। यही है क्लाइमेट चेंज आपका दोस्त। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है मानव दोस्त। ह्यूमन नहीं तो किया है, उसने जीवाश्म ईंधन जलाया है, वनों को काटा है, औद्योगिकरण किया है। इससे जो गैसें निकली है, ग्रीन हाउस गैसें जो दोस्तों निकली हैं, इन्होंने धरती के तापमान को क्या किया है दोस्तों, बढ़ाया है और यही जन्म देता है ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक ताप वृद्धि को। ये डायरेक्टली कनेक्ट है आपका क्लाइमेट चेंज से। बात समझ में आई? बताइए कहानी, क्या आपको कहानी क्लियर है दोस्त? कोई भी सब्जेक्ट कोड की क्लास यदि आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में। पेड नोट सिर्फ आप एक ही नंबर से लेंगे जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9891 वाला, स्क्रीन पर चल रहा होगा। इसके अलावा किसी से भी आप यदि पेड नोट्स लेते हैं, किसी भी अदर नंबर से, हमारे चैनल से या फिर किसी और से लेते तो टेंशन नहीं है। हमारे चैनल से यदि आप ले रहे हैं तो एक ही नंबर से लीजिए, वही ऑफिशियल नंबर है दोस्त, ठीक है। बाकी नंबर्स क्या है आपके लिए फ्रॉड हो सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात करें दोस्तों, तो पहला प्रभाव तो इसमें पड़ता है कि वैश्विक तापमान लगातार क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ रहा है। अब जब ग्लेशियर यानी बर्फ के ग्लेशियर पिघलेंगे दोस्त, तो उसका पानी कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। वो कहाँ मिलेगा? समुद्रों में। समुद्र का जलस्तर लगातार ऊपर उठ रहा है, जिससे क्या होगा, दुनिया में बाढ़ के साथ साथ आप कहेंगे सर सुनामी, इनके खतरे लगातार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इन पर भी हमें फोकस करना है। मौसम की असमानताएं, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न लगातार क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। क्यों दोस्त? आप देखोगे अचानक तूफान आने लगता है, कभी गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो कहीं इलाकों में सूखा है। आप कहेंगे मौसम संबंधी स्थिरता तो भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं है। कभी आप देखेंगे सर्दी इतनी अधिक पड़ती है कि झेली नहीं जा रही, गर्मी इतनी अधिक पड़ती है कि झेली नहीं जा रही, है ना। सर्दी क्या है, लेट आ रही है। गर्मी का जो आप कहेंगे मंथ है वो भारत में लगातार बढ़ते जा रही है। पहले 6 महीने पड़ती थी, अब 8-10 महीने तक गर्मी रहती है भारत में। तो ये चीज जो मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं, ये भी जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। बात करते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दोस्तों तरीका है, इसे हरित तकनीकी भी आप कहते हैं। ये क्या करती है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने की कोशिश करती है। क्योंकि आपको पता है बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो पर्यावरण को क्या कर रही है, प्रदूषित कर रही है। जैसे हम बहुत से केमिकल्स जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वर क्षमता को कम करते हैं। तो उसी की जगह हम हरित प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को क्या करना है दोस्त, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है ना। ऊर्जा की खपत को कम करना है। ऊर्जा स्पेशली कौन सी, आप कहेंगे सर फॉसिल फ्यूल्स की ऊर्जा, ईंधन ऊर्जा जो है उसकी खपत को कम करना है, प्रदूषण को घटाना है। ये सब करने के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब ये ग्रीन टेक्नोलॉजी होता क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है पृथ्वी के संसाधनों की सुरक्षा करना और प्राकृतिक संतुलन बनाना, जो कि पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। अब ये आपके दिमाग में बार बार सवाल उठ रहा होगा, फिर सर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो पर्यावरण संतुलन देश के अंदर ला सकती है, दुनिया के अंदर ला सकती है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों हरित प्रौद्योगिकी। इसमें सबसे पहली बात आती है आपकी कुछ ऐसी ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, है ना। आप कहते हैं पवन ऊर्जा के रूप में विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा के संदर्भ में आप सोलर एनर्जी कह सकते हैं, जैव ऊर्जा। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, इसका फायदा होता है, इन्हें कहा जाता है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। ये क्या होते हैं, ये कम प्रदूषण फैलाते हैं। अब विंड एनर्जी यदि आप बनाते हैं तो कोयले से बनने वाली बिजली की तुलना में प्रदूषण ना के बराबर या तो होता ही नहीं। पहली बात तो विंड एनर्जी से कोई प्रदूषण नहीं होता। सोलर एनर्जी भी क्या करती है, सूर्य की रोशनी से, सूर्य की आप कहेंगे किरणों से बिजली बनाती है, तो उससे भी प्रदूषण नहीं होता। लेकिन कोयले से जो सबसे ज्यादा भारत में क्या इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने में, कोयला, वो सबसे ज्यादा प्रदूषण करता है। इसके अलावा आप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करें, जैसे सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, हाइड्रो पावर प्लांट आप लगा सकते हैं। अब हाइड्रो पावर प्लांट किस पे लगते हैं, डैम्स पे। जो हम बांध बनाते हैं उससे भी तो हम क्या कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। जल प्रबंधन यदि हम करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। अब हमारे सबके घरों में आरओ लगा हुआ है जो पानी को साफ करने का काम करता है दोस्त। तो यही है टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो क्या करती है, पर्यावरण को संतुलन में लाने के लिए प्रदूषण को कम करती है। और आप कह सकते हैं लोगों को, महंगी तो ये पड़ती है एनर्जी, पर लोगों को ऊर्जा का एक दूसरा स्रोत प्रदान करती है। हालांकि ये अभी इतनी हाईएस्ट लेवल पर नहीं है। जैसे भारत में यदि हम बात करें तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज यूज कर रहे हैं आज के समय में दोस्त, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आएगा, बिजली से चलने वाले आपके वाहन। ठीक है, बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका पर्यावरणीय न्याय दोस्त, ध्यान से समझना। एनवायरमेंटल जस्टिस क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ समुदाय भारत में क्या पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं जो पर्यावरण से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। जैसे भारत का बिश्नोई समुदाय पर्यावरण मित्र माना जाता है। उसी प्रकार आप कहेंगे कुछ आदिवासी जनजातीय लोग भी ऐसे हैं जो पर्यावरण पर ही आज निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। यदि हम उनके संसाधनों को उनसे छीनने लगे और उन्हें वहां से हटाने लगे तो पर्यावरणीय अन्याय कहलाएगा। तो पर्यावरणीय न्याय क्या होता है, फिर ये एक ऐसा आंदोलन है जो ये कहता है कि सभी समुदायों को, विशेषकर कमजोर लोगों को और हाशिए पर रहने वाले लोगों को पर्यावरण संसाधनों का समान और आप कहेंगे निष्पक्ष रूप से लाभ मिले। भाई पर्यावरण संसाधनों का सबसे ज्यादा दोहन कौन कर रहे हैं, अमीर लोग। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के, उद्योग ला के, दबा के माइनिंग कर रहे हैं, पेड़ों काट रहे हैं। गरीब व्यक्ति तो पर्यावरण का लाभ उठा ही नहीं पा रहा है, वो सिर्फ उनकी नौकरी कर रहा है दोस्त। तो यही आपका पर्यावरणीय न्याय, जब गरीब लोगों को भी पर्यावरणीय संसाधनों का इस्तेमाल करने में क्या मिले, आप कहेंगे समानता दिखाई दे। बात समझ में आई है, नहीं आई? देखिए, जब पर्यावरणीय न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं तो यह कहता है कि पर्यावरणीय संकट और नुकसान का असमान रूप से असर विभिन्न सामाजिक और जातीय समुदाय पर पड़ता है। मतलब लाभ तो उठाया सिर्फ किसने, अमीर लोगों ने पर्यावरण का, लेकिन संकट और नुकसान आता है तो किसको भुगतना पड़ता है, आप इन गरीब को भी। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में प्रदूषण आजकल बहुत ज्यादा है दोस्त,
रीजन क्या है? रीजन है व्हीकल्स का बहुत ज्यादा चलना। अब जो लोग कार में चल रहे हैं वो तो प्रदूषण फैला के अपना जा रहे हैं, लेकिन जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास साइकिल नहीं है, उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करना पड़ रहा है? उनकी बाह्यताओं को, उनके प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्या पर्यावरणीय न्याय हुआ? आप कहेंगे नहीं सर। ये इस बात पर जोर देता है ये सिद्धांत कि प्रदूषण हो, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, या फिर कोई भी पर्यावरणीय संकट हो, उन समुदायों पर अधिक असर डालता है जो पहले से ही कमजोर है। बात है कि नहीं? प्रदूषण सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब लोग हैं आज के समय में। अमीर को जैसी प्रदूषण दिखाई देता, फ्लाइट पकड़ी, अपना विदेश में चले गए, है ना। और यहाँ पर क्या फैला रहे? भारत में प्रदूषण फैला रहे हैं। तो अक्सर गरीब, आदिवासी और नस्लीय अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो प्रकृति पर ही निर्भर है, या तो प्रकृति से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं या फिर प्रकृति को मित्र समझते हैं, उनके लिए पर्यावरणीय संसाधन समान रूप से बांटे जाएं, इसे ही हम कहते हैं दोस्तों पर्यावरणीय न्याय। क्या आपको पर्यावरणीय न्याय का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मजा आ रहा है चीजों को समझने में? मैं बिल्कुल डीपली आपको चीजें समझाकर चलता हूं, इसलिए हमारा चैनल फेमस है। और जो हम पढ़ाते हैं एग्जाम में दोस्त वही आता है, तो एक क्लास को 2-2, 3-3 बार आप जरूर देख के जाएं। अब बात करेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सामान्य परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। ध्यान से समझिए क्या होती है ये। इसे कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CBDR। क्या कहते हैं? CBDR। इसका मतलब यह है दोस्त, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण में जितने भी मुद्दे होते हैं दोस्तों, उनको लागू करना है। इसका उद्देश्य है सभी देशों को पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को क्या करना दोस्तों? पालन करना चाहिए। अब देखो मैं इसका सिद्धांत का मतलब बताता हूं। ये CBDR आखिरकार है क्या? अगर हम बात करें, पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ तो है दोस्तों आपके विकसित देश, और एक तरफ है आपके अल्प विकसित कह लीजिए या फिर विकासशील देश कह लीजिए। आप कहेंगे बिल्कुल सर। एग्जाम्पल भी डालता हूं मैं एक एक, ताकि आपके दिमाग में बैठे। एक तरफ मैंने अमेरिका को रख दिया और एक तरफ मैंने रखा है अपने इंडिया को फॉर एग्जाम्पल के लिए। बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए कैसे, अब मैं समझाता हूं। विकासशील देशों का यह कहना है और विकसित देशों का यह कहना है, दोनों का कहना अलग अलग है। रीजन क्या है? सभी देश इस बात को तो मानते हैं कि पर्यावरण लगातार क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। पर्यावरण असंतुलन दुनिया में पैदा हो रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो बेड़ा गर्क दुनिया का होना है। यह बात दोनों ही देश जानते हैं, लेकिन बात क्या है? दोनों ही देश एक चीज पर सहमत नहीं है, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर। आप कहेंगे क्यों सर? क्योंकि अमेरिका जैसे विकासशील विकसित देशों का यह कहना है कि पर्यावरण लगातार नुकसान हो रहा है, तो हमें सभी देशों को मिलकर समान भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? समान, है ना। मैं भी पर्यावरण की सुरक्षा करूंगा, तू भी पर्यावरण की सुरक्षा कर। मैं भी अपने कुछ उद्योग बंद करूंगा, तू भी बंद कर। बात समझ में आई? मैं भी क्या करूंगा? कम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करूंगा, पेट्रोलियम का, डीजल का, तू भी कम कर। बात समझ में आई? लेकिन इंडिया जैसे जो देश हैं वो इसको भेदभाव मानते हैं। वो क्या कहते हैं? विभिन्न जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? अब ऐसा दोस्त सिर्फ इसलिए है क्योंकि इंडिया जैसे देशों का यह कहना है कि जब पर्यावरण को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा योगदान विकसित देशों का है, उन्होंने तो जल्दी जल्दी प्रदूषण फैला के अपने आप को विकसित कर लिया। बात समझ में आई? अब अगर बेड़ा गर्क हो गया है, अगर बेड़ा गर्क हो गया है तो साफ सफाई कौन करे? दोनों साथ में करें। ये बिल्कुल ऐसा सा है, 2 भाई थे, एक ने पहले जल्दी जल्दी खा के क्या कर दिया दोस्तों? पहले बहुत सारा खा लिया, ठीक है, और जैसे दूसरा खाने के लिए आया तुरंत उसे बिखेर दिया। अब कहा दोनों मिलके साफ करेंगे। तो इस बात पे हर देश नाराज है। वो कहता है कि अब वो दूसरा भाई आके क्या कहेगा? वो कहेगा कि जब फैलाया तूने है, खाया भी सबसे ज्यादा तू नहीं है, फैलाने में योगदान तेरा है, तो सफाई भी तू ज्यादा करेगा, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। इसे ही कहते हैं दोस्तों सामान्य परंतु विभिन्न जिम्मेदारियां। इसलिए कहा जाता है कि विकसित देशों ने प्रदूषण फैलाने में भूमिका ज्यादा निभाई है, तो इसलिए वो ज्यादा भूमिका निभाएंगे, ज्यादा जिम्मेदारी उठाएंगे। विकासशील देश तो भी विकास कर ही रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा प्रतिबंध या फिर बैन नहीं लगाए जाने चाहिए। वो तो अभी विकास कर रहे हैं, अगर उन्हें अभी आप पर्यावरण प्रदूषण बोलने लग जाएंगे तो वो पूरी जिंदगी भी अपने उद्योगों को नहीं चला पाएंगे। वो विकासशील देश जो है विकसित देशों पर निर्भर होकर रह जाएंगे। क्या इससे डीप आपको समझने में कोई दिक्कत है? बताइए। बात क्लियर हो रही है दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे दोस्त। उसके बाद ढेर सारी क्लासेस यहाँ पर लाइव होती हैं, जरूर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए हमारी एजुचक्र के नाम से। धन्यवाद।